नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारी दूसरी बुक पर, क्योंकि हमने पहली बुक कंप्लीट कर ली है। आज ये दूसरी किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस किताब का नाम है राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। हमने हमारी पिछली किताब में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा की थी यानी कि संविधान पर चर्चा की थी, उसमें हमने संविधान यानी कि भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया को भी देखा, एक अच्छा संविधान कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ हमने संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों की भी चर्चा की थी और आगे चलते हुए हमने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इन सभी विषयों पर या इन सभी अध्यायों पर चर्चा की थी। और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बुक सेकंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, हम किसे सिद्धांत कहते हैं और सिद्धांत का क्या महत्व है। आज की हमारी इस क्लास में हमारी चर्चा इस पर होने जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले राजनीति क्या है। हमारी चर्चा यहाँ से स्टार्ट होती है इस चैप्टर में कि राजनीति शब्द का अगर हम अर्थ ढूंढें, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत किससे बनता है, राजनीति से बनता है, तो हम अगर सबसे पहले राजनीति शब्द जो है वो इसका अर्थ ढूंढें तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं जब राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो जैसे राजनेताओं के अनुसार राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। क्या है? राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। क्या वास्तव में आज वर्तमान समय में हम राजनेताओं को राजनीति करते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि राजनीति एक जनसेवा है? अगर हम इस पर गौर करें तो राजनीति शब्द का अगर अर्थ हम इसके शब्दार्थ के आधार पर ढूंढने की कोशिश करें, जो भी हम देखेंगे, तो वास्तव में राजनीति का मीनिंग एक जनसेवा ही होना चाहिए। हमने हमारे इतिहास के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जिसमें राजनेताओं ने एक जनसेवा के रूप में ही राजनीति को लिया है। अगर हम बात करें भारत के एक प्रखंड पंडित राजनीति विज्ञान के, जिसे हम चाणक्य के रूप में जानते हैं, चाणक्य ने राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चाणक्य खुद एक बहुत बड़े पद पर थे मौर्य साम्राज्य में, प्रधानमंत्री पद, जो कि राजा के बाद सबसे बड़ा पद होता है। उन्होंने अपने पद का कभी भी लाभ के लिए उपयोग नहीं किया, एक सेवा के रूप में ही काम किया था, एक सेवक के रूप में काम किया था। यहाँ तक कि उनकी आजीविका उनके द्वारा लिखी गई किताबें व जो अन्य काम करते थे उसी से चलती थी। लेकिन हम वर्तमान समय में देखते हैं कि जो राजनेता, हाँ जी, रण सिंह राठौड़ कह रहे हैं सर राजनीति विज्ञान की बुक कंप्लीट कर दी। हाँ, एक बुक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम दूसरी बुक की तरफ अग्रसर हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि राजनीति जो है इस दृष्टिकोण से एक जनसेवा है या नहीं है। तो वर्तमान समय में तो हमें राजनीति जनसेवा के रूप में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीति से अधिक लाभ कमाना। अगर हम बहुत सारे राजनेताओं को उठाकर देखें जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत जब वो करते हैं, तो शुरुआत में जब वो अपने आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं, जब वो अपना फॉर्म भरते हैं, जब वो उम्मीदवार बनते हैं, तो उसमें उनको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरा का पूरा बताना पड़ता है कि उनके पास में कितनी संपत्ति है, और राजनीति में आने के बाद उनकी संपत्ति कब दुगनी तिगुनी या चौगुनी हो जाती है, इस बात का पता ही नहीं चलता। तो इससे ये पता चल रहा है कि राजनीति वर्तमान समय में जनसेवा है या नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी कठिन है। ये शब्द जो है, क्या इसी के अर्थ को लेकर वर्तमान समय में राजनीति की भाग की जा रही है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच के रूप में जोड़ते हैं। अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं राजनीति का मीनिंग क्या है? राजनीति का मीनिंग है दांवपेच। राजनीति के अंदर हम अक्सर लोगों को क्या करते हुए देखते हैं? दांवपेच करते हुए देखते हैं। दांवपेच का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के एफर्ट्स लगाते हुए देखते हैं। क्या करते हुए देखते हैं? विभिन्न प्रकार के एफर्ट्स लगाते हुए देखते हैं। कर्तव्य आप पूछ रहे हैं, फर्स्ट बुक के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं बताए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम जब पूरा कंप्लीट बुक कर लेंगे, यानी कि दोनों बुक जब पूरी हो जाएगी, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ऐप पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, आप वहां से देख करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो बातें देखी राजनीति के बारे में, एक जनसेवा और दूसरा दांवपेच। जनसेवा का मतलब बिना किसी स्वार्थ की भावना के
राजनीति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और दांवपेच का मतलब होता है जोड़ तोड़ की नीति। जोड़ तोड़ की नीति का मतलब है साम दाम दंड भेद, हर प्रकार की नीति लगाना और किसी भी तरह से अपने लक्ष्यों को पूरा करना। अक्सर हम देखते हैं, आजकल आप देखेंगे चुनाव के दौरान बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमें दिखाई देते हैं कि वो जनता के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के दावे करते हैं कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि उनमें से कुछ बातें पूरी होती है और कुछ बातें अधूरी रह जाती है। तो इस दृष्टिकोण से हमें ऐसा लगता है कि वो दांवपेच अपना रहे हैं, येन केन सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन के दौरान भी कई पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ में आती है, भले उनके विचार मेल नहीं खाते, क्योंकि लक्ष्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। सामान्य व्यक्ति की विचारधारा में राजनीति एक तरह का क्या है? धोखा है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग राजनीति से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, अपने आप को राजनीति से दूर रखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग तो वोट कास्ट तक नहीं करते हैं, और यही कारण है कि जब भी हम मतदान होते हुए देखते हैं तो कभी 80%, कभी 60, तो कभी 70% लोग मतदान में भाग लेते हैं। वो 20% या 30% जो भाग नहीं ले रहे हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि राजनीति एक तरह से धोखा है। हम क्या करेंगे इन पॉलिटिशियंस को वोट देकर के? हम हर पार्टी में जाकर के देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कि जनसेवक के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर लोग वोट डालना भी पसंद नहीं करते हैं। तो राजनीति एक तरह से हमें एक छलावे के रूप में, एक धोखे के रूप में दिखाई देती है। स्वार्थ साधने का एक उपाय दिखाई देता है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमें अक्सर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए देखते हैं कि लोग केवल अपने फायदे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनेता जनता के हित में कार्य करे तो राजनीति का रूप सकारात्मक होगा, ये हमारे एक विद्यार्थी कह रहे हैं। और एक विद्यार्थी कह रहे हैं राजनीति का वास्तविक अर्थ जन सेवा ही है ना? बिल्कुल, राजनीति का वास्तविक अर्थ जन सेवा ही है, लेकिन वर्तमान समय में हम जो राजनीति के अंदर लोग हैं उनको जन सेवक के रूप में बहुत कम देख पाते हैं। निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर, केवल अपने हित में नहीं सोचकर जनहित में सोचना ही जन सेवा कहलाता है। तो जैसा कि आपने पूछा है कि वास्तविक अर्थ क्या है राजनीति का, तो आप वास्तविक अर्थ में राजनीति को क्या बताएंगे? राजनीति एक जन सेवा है। राजनीति क्या है? जन सेवा। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आम लोग अपने को राजनीति से दूर रखना पसंद करते हैं। जैसा कि मैं भी बात कर भी रहा था, अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति से जाकर के पूछा जाए क्या आप पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या आप सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं, मतलब आप भी किसी पार्टी का मेंबर बनना चाहते हैं, क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग हमें ना करते हुए दिखाई देते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि वो राजनीति से घबराते हैं, राजनीति से डरते हैं, राजनीति में जाने से घबराते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनीति दो चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और वो दो चीज़ें क्या है? हम राजनीति को देखते हैं कि राजनीति जो दो चीज़ों से गहराई से जुड़ी हुई है, उसमें पहला है धन या फिर संपत्ति, और दूसरा है भ्रष्टाचार। तीसरा एक इसके साथ और जोड़ लीजिए, वो है अपराध। अपराध, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो राजनीति के करीब ले जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास में पैसा है, धन दौलत है, वो राजनीति में जाना पसंद करता है। एक गरीब व्यक्ति राजनीति में जाने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा, आम लोगों के बीच में जाऊंगा, तो मेरे पास अगर धन दौलत नहीं है तो मैं वहां तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता, मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। दूसरा भ्रष्टाचार। हम ये देख रहे हैं लंबे समय से राजनीति में जो लोग हैं उनका आचरण हमें भ्रष्ट दिखाई देता है। यानी कि मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जितने भी लोग राजनीति में वो सभी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे इस क्लास को देखने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कोई आकर के ये कहे कि आपने सभी राजनीतिज्ञों, सभी राजनेताओं को भ्रष्ट कैसे बोल दिया। मैं तो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हूं, आप मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। तो मैं 100% लोगों को जो राजनीति में है उनको भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं, बल्कि हम ये देखते हैं सामान्यतया राजनीति में
हमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, आचरण बुरा दिखाई देता है। और यही कारण है, आप कल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा। क्या ये शोभा देता है कि हमारी विधानसभा, जहां हम जिन प्रतिनिधियों को चुनकर के भेजते हैं, वो प्रतिनिधि हमारी जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां पर लातें चल रही है, घूसे चल रहे हैं, खून आ रहा है। ये सब ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपका आचरण इतना भ्रष्ट हो गया है कि आप ये भी भूल जाते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं। लोग आपको अपना आइडियल मान करके वोट देते हैं और आप ही आगे जाकर के इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर सामान्य जनता किस प्रकार का व्यवहार करेगी। अपराध, हम देखते हैं कि ज्यादातर राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो या तो अपराध से राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं या फिर उनका अपराधियों से काफी गहरा संबंध है। चुनावों के दौरान हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और सामान्य काल में जो शांत बैठे रहते हैं। जो एक्टिव होने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर लोगों के घरों तक वोट मांगने के लिए जो भीड़ जाती है, कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग उस भीड़ में दिखाई देते हैं। जब दबाव की राजनीति अपनाई जाती है, जब जबरन वोट डालने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है, जब चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जाती है, जब लठैतों की जरूरत होती है या बंदूकधारियों की जरूरत होती है, तो उस समय हमें अपराधी तत्व राजनीति में चारों तरफ दिखाई देते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये उजागर करती है कि आम लोग राजनीति से अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में राजनीति क्या है, गंदी चीज है। आम आदमी ही क्यों, बड़े बड़े व्यवसायी और उद्यमी जो है वो भी घबराते हैं, राजनीति से अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति में इतनी स्वच्छता नहीं है। हम वहां जाएंगे, हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए बहुत कम ऐसे उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं जो कि राजनीति में भाग लेना पसंद करते हैं। जनरली वो अपने आप को राजनीति से दूर रखना ही पसंद करते हैं। रवीना, आप पूछ रही हैं 12th क्लास में जो भी मॉडल पेपर डाले हैं क्या उससे बाहर भी पेपर आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं आपको, टीचर इज अ टीचर, टीचर इज नॉट अ गॉड। यानी कि टीचर टीचर है, वो भगवान नहीं है। उसने जो पेपर बनाया है, इस गारंटी के साथ वो ये कहे कि सारे क्वेश्चंस आपके मेरे पेपर में से ही आएंगे, तो वो उचित भी नहीं है। कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो कि बाहर से आ जाए, लेकिन जो प्रश्न लिए गए हैं वो काफ़ी मेहनत से लिए गए हैं, काफ़ी सोच समझ के लिए गए हैं। पिछले कई बोर्ड के पैटर्न्स को देखा गया है और कोशिश ये की गई है कि ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड में आपके इन्हीं मॉडल पेपर में से आए। अगर आप ये मॉडल पेपर अच्छे तरीके से करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है ज़्यादातर प्रश्न आपको इनमें से मिल जाएंगे। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं मैं 12th क्लास में हूं, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है वो बहुत अच्छा पढ़ाया है, मिस करूंगा। चलिए मोहम्मद कैफ, थैंक यू। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम भी मिस करेंगे, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि आप भविष्य में कहीं ना कहीं एक सफल इंसान बन जाएं, कहीं ना कहीं आपको सफलताएं मिल जाए, यही हमारा टारगेट रहेगा। और वैसे भी अभी जो 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्कर्ष की तरफ से एक और कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, आप सभी जानते हैं, निर्मल सर ने भी इसकी घोषणा की है। वो कोर्स होगा वर्तमान समय में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिसमें आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, उनमें एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, जिसमें लैंग्वेज भी दी गई है, जनरल अवेयरनेस भी दिया गया है, और साथ ही साथ जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है आपका वो पाठ्यक्रम भी उसमें शामिल है। तो एक बार पुनः हमारी और आपकी मुलाकात हो सकती है उस कोर्स में, अगर आप वो कोर्स लेते हैं और अगर आप उस टेस्ट की तैयारी करते हैं। और फिर जो इस बार 11th क्लास से 12th क्लास में आने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ये सूचना देना चाहूँगा, आप लोगों की रेगुलर तैयारी करवा दी जाएगी जब भी ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस लेने के लिए लगभग सभी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ है वो भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगी। तो आप लोगों को उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पहले से प्रिपेयर कर दिया जाएगा उत्कर्ष की तरफ से। तो ये आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। दोबारा हमारी और आपकी मुलाकात जो 12th पास आउट है उनसे भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे विद्यार्थी ने लिखा है CUET। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस करने के लिए कॉमन टेस्ट रखा जाएगा। तो उसी के बारे में बहुत जल्द आपके सामने कुछ वीडियोस भी आने वाले हैं उत्कर्ष की तरफ से। चलिए, तो यहाँ हमने इस बात की चर्चा की। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, यह गौरतलब बात है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसे आप लोग समझ लीजिएगा। अगर हम ये कहें कि राजनीति जो है वो केवल भ्रष्ट है, राजनीति से हमें दूरियां बना करके रखनी चाहिए, तो ये संभव भी नहीं है, ये हमारे लिए संभव नहीं है। क्या हम राजनीति के बिना किसी राज्य की कल्पना कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हम नहीं कर सकते राज्य के बिना राजनीति के बिना राज्य की कल्पना। जहां राज्य होगा वहां राजनीति तो होगी। सदियों से इस पूरी व्यवस्था को किसके द्वारा चलाया गया है? राजनीति के द्वारा। यानी कि राजा थे, उस समय भी राजनीति होती थी, और आज वर्तमान समय में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, तो आज भी राजनीति होती है। फर्क हो सकता है, एक समय में राजनीति का अच्छा आचरण रहा हो और वर्तमान समय में राजनीति का आचरण बदल गया हो, या फिर राजनीति का आचरण जो है पहले से अब ज्यादा अच्छा नहीं रहा हो। तो राजनीति एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, एक अविभाज्य हिस्सा है। हम अपने आप को राजनीति से चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा ही नहीं रह सकता। अराजकता की स्थिति आ जाएगी अगर हम राजनीति से अपने आप को पूरी तरह से पृथक कर ले। सभी व्यक्ति ये सोच रहे कि राजनीति भ्रष्ट है, राजनीति गंदी है, हम राजनीति से दूर रहेंगे, हमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, तो ये राज्य नहीं चल सकता, संभव ही नहीं है। आपको याद होगा इसी चैप्टर में महात्मा गांधी ने एक जगह पर एक कोटेशन भी दिया है, कथन भी दिया है कि राजनीति एक सर्प की कुंडली के समान है, उस कुंडली से आप चाह करके भी बाहर नहीं आ सकते। क्या कहा है महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी का जो कथन है आपको मैं यहां पर बता देता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि राजनीति क्या है? राजनीति सर्प की कुंडली के समान है। सर्प मतलब सांप, सर्प की कुंडली। राजनीति को सर्प की कुंडली क्यों कहा है? राजनीति को सर्प की कुंडली इसलिए कहा है कि आप उस कुंडली से बाहर नहीं निकल सकते। एक बार आप इस कुंडली में फंस गए, मतलब राजनीति में आप आ गए, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। और वैसे भी अभी मैंने क्या कहा, राज्य है तो राजनीति होगी, और राजनीति होगी तो फिर आपको उसके साथ रहना ही पड़ेगा। अराजकता की स्थिति आएगी अगर राजनीति नहीं हुई या राज्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि भले ही बुरी है, लेकिन हम इससे अपने आप को पृथक नहीं कर सकते। अब यहां से आगे हम चर्चा स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक लेकर के लौटूंगा, थोड़ा सा पानी पी करके। तब तक आप देखिए हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए राजनीति क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि सरकारें कैसे बनती है और सरकारें कैसे कार्य करती है। यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकारें जो भी करती है वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हमारा जीवन बिना राजनीति के चल ही नहीं सकता। आप देखिए वर्तमान समय में एजुकेशन पॉलिसी कौन लेकर के आता है? सरकार लेकर के आती है। हमारे लिए बजट की घोषणा कौन करता है? सरकार करती है। विदेशों के साथ संबंध कौन निर्धारित करता है? सरकार करती है। एग्जाम्पल ले लीजिए जेलेंस्की का, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आज यूक्रेन जिस युद्ध का सामना कर रहा है, लगभग आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है 96 लाख लोग यूक्रेन छोड़ करके चले गए। अगर इतने सारे लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए तो इसका मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी खतरे में है, डर के कारण गए हैं। तो हमारा तो भविष्य का निर्माता ही कौन है? राजनीति ही है। तो हम इस राजनीति से अपने आप को चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, रण सिंह राठौड़ लिखा है, राजनीति ने हमें सर्प की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते चाह करके भी। तो राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा भविष्य तय करती है। चूंकि सरकार की कार्यवाही का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम सरकार की कुछ नीतियों का आलिंगन करते हैं। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। हमें सरकार की कुछ नीतियां अच्छी लगती है तो हम उन नीतियों का क्या करते हैं? हम उन नीतियों को गले लगाते हैं। कुछ नीतियों का हम विरोध भी करते हैं। हम विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो नीतियां हमें लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार जैसी समस्या के समाधान का उपाय भी ढूंढते हैं। किसी राजनीति से शायद भ्रष्टाचार जैसी चीज जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है। सर मैंने 12th क्लास का कोर्स पहले ही परचेज कर लिया था, अब एडवांस कोर्स नहीं मिलेगा क्या?
बिल्कुल इसके बारे में जो है वो हमारी टीम से हम बात करेंगे और उसका जो भी होगा प्रॉपर आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट कराता है। देखिए, हम किताबों में खूब पढ़ते हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये सब क्या है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत हमें व्यवहार में ये है या नहीं है ये सिखाता है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्रता क्या है। किताब में लिख दिया कि स्वतंत्रता का मतलब है आपको ऐसा अधिकार दे दिया गया कि आप स्वतंत्र रहें, आपके अधिकार का हनन नहीं होगा, लेकिन क्या व्यवहार में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है? समानता, हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन क्या वास्तव में आप कहीं जाते हैं तो आपके साथ समानता का बर्ताव होता है या नहीं होता है? क्या घर में पुरुष और महिला में से महिला के साथ भेदभाव तो नहीं होता है? कहीं समाज में निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ उच्च जाति के विद्यार्थी के द्वारा तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है? यह हमें राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है कि वास्तव में ये चीज़ें व्यवहारिक तौर पर हमारे साथ है अथवा नहीं है। यह कानून का राज, जिसे हम विधि का शासन कहते हैं, अधिकार का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच कराता है। क्या वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन ठीक है? क्या न्यायपालिका ने इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग किया है? ये कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत बताता है। क्या अधिकार जो दिए गए हैं उन अधिकारों का बंटवारा प्रॉपर तरीके से हुआ है? क्या वास्तव में कहीं आपके अधिकार छिन तो नहीं रहे हैं? ये कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत बताता है। तो इस दृष्टिकोण से हम राजनीतिक सिद्धांत से अपने आप को पृथक नहीं कर सकते या राजनीति से पृथक नहीं कर सकते। भारत एक स्वायत्त और स्वतंत्र देश है, हम सभी जानते हैं। हम किसी के अधीन नहीं है। वर्तमान समय में एक स्वतंत्र राष्ट्र है भारत, किंतु स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। हम कहते हैं हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त कर ली, हम स्वतंत्र देश हैं, लेकिन अगर हमारे लोग आज भी यहाँ पर अपराध और भ्रष्टाचार का शिकार है तो क्या वास्तव में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है? सोचना पड़ता है। स्वतंत्रता के साथ साथ जहाँ बात लोकतंत्र की आती है, हमने लंबे समय तक आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई लोग शहीद हुए। उसके बाद क्या वर्तमान समय में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या संविधान लिख देना मात्र ही लोकतंत्र है, या फिर लोकतंत्र के अंदर वास्तव में आपको वो अधिकार मिलने चाहिए जिसके आप अधिकारी हैं? अगर आज एक व्यक्ति भूखा मर रहा है, भूख से सो नहीं पा रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्या ये वास्तव में लोकतंत्र है? क्या आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सड़क पर महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती है, तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या आज भी एक व्यक्ति न्याय मांगने के लिए जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है, तो क्या ये लोकतंत्र है? तो कई बातें ऐसी है जो राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि वास्तव में ये लोकतंत्र है अथवा नहीं है। आज भी कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ लोगों की बुनियादी जरूरतें आज भी पूरी नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता एक दूर का सपना है। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो अपनी बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास विशेषाधिकार है। कहते हैं ना कि एक अमीर का कुत्ता एक एसी में सो रहा है, बढ़िया शानदार गाड़ी में घूम रहा है, उसको खाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रकार की चीज़ें मिल रही है, और दूसरी तरफ एक गरीब सड़क पर सो रहा है, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं हो रही है। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि क्या वास्तव में हमारी ये आवश्यकताएं पूरी हो रही है? ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता एक सपना मात्र है। आपको कह दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र आचरण कर सकते हैं, आप स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी जगह जाकर के निवास कर सकते हैं, जेब में आपके पैसे ही नहीं है। इच्छा तो हुई खूब आपकी, पास में एक शानदार सा रेस्टोरेंट देख करके आप भी भोजन करने के लिए जाएं, लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो फिर भोजन कैसे कर पाएंगे? तो क्या वास्तव में आप स्वतंत्र हैं? इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें राजनीतिक सिद्धांत से ही मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और राजनीतिक प्रश्न जो होते हैं उनके बारे में क्या करना? तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, तो हमें ये मौका मिल जाता है
कि हम आकलन कर सकें जिन जिन बातों के बारे में मैंने अभी बताया। क्या वास्तव में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है? क्या वास्तव में हमारे जो जातिगत भेद था वो समाप्त हो चुका है, या लैंगिक भेद था वो समाप्त हो चुका है? क्या वास्तव में अमीर और गरीब के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी है? इन सब के बारे में अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ें तो काफ़ी कुछ हम सही आकलन कर सकते हैं कि ये सब बातें केवल किताबों में ही रह गई है या वास्तव में हमें इस प्रकार के अधिकार भी मिले हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की जरूरत केवल राजनेताओं, नौकरशाहों, वकीलों, जजों और पत्रकारों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह अध्यापक व विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि अध्यापक भविष्य के निर्माता हैं। अध्यापक क्या है? भविष्य के निर्माता हैं, और विद्यार्थी भविष्य हमारा। इनको भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे देश का भविष्य निर्धारित होगा। देखिए, राजनेता राजनीति करते हैं, देश चलाते हैं, उनको तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना ही चाहिए। नौकरशाह जो राजनेताओं के अधीन प्रशासन को चलाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन उनको भी करना चाहिए। वकील और जज को भी करना चाहिए, क्योंकि न्याय से संबंधित इनका महत्वपूर्ण रोल है। पत्रकार जो कि हमें आईना दिखाते हैं सच्चाई का, उनके लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन अध्यापक और विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भविष्य को बनाएंगे, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन इनको भी करना जरूरी है। आज के विद्यार्थी जो निकट भविष्य में अधिकार संपन्न नागरिक बनेंगे, उनके लिए राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन काफी प्रासंगिक होगा। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है और हमारी दुनिया को एक आकार देती है। देखिए, अगर आज का स्टूडेंट राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेगा, कल वो भविष्य का निर्माता है, कल वो हमारे देश का भविष्य बनेगा। अगर राजनीतिक सिद्धांत पढ़कर उसे पता चलता है हमारे अधिकार के साथ कर्तव्य क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो वो एक देश का अच्छा नागरिक बन करके उभरेगा और हमारा देश एक अच्छे रास्ते की तरफ आगे बढ़ पाएगा। यह हम विशेषाधिकार संपन्न, यदि हम यहां पर हम कर देते हैं इसको, यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए, तो यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों को उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर मैं अधिकार संपन्न हूं तो मेरे सामने जो अधिकार विहीन है, मैं ये मानकर चलता हूं कि इनका तो जीवन ऐसा ही है और उनको इतना ही मिलना चाहिए। जबकि राजनीतिक सिद्धांत हमें यह बताता है कि वो भी मनुष्य हैं, उन्हें भी अधिकार है आप ही की तरह जीने का। ठीक है, आज उनकी परिस्थितियां विपरीत है, वो मजबूर है आज आपके अधीन एक नौकर या मजदूर के रूप में काम करने के लिए, लेकिन आपको उनके साथ सम्मान का बर्ताव करना चाहिए। सम्मान से जीने का अधिकार सभी को है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का क्या कर सकें? परीक्षण कर सकें, हम जांच कर सकें कि हम जो राजनीति के अंदर सब कुछ घटित हो रहा है उसके अनुकूल हमारी ड्यूटी जो है वो हम प्रॉपर तरीके से निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। आज देखिए, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है इस देश के लिए अपने आप को तत्पर रखना, तैयार रखना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, ना कि भ्रष्टाचार का हिस्सा बनना, अपराध का विरोध करना, ना कि अपराध का हिस्सा बनना। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए न्याय की डिमांड करना। पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक व्यक्ति अगर न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसे न्याय दिलाएं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत करवाता है ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमारे विचार क्या होंगे? परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध। हमारे विचारों का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्योंकि हम अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख जाएंगे, सही और गलत में अंतर करना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स,
आज की इस क्लास को अब मैं यहीं समाप्त करूंगा। स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था कि आज हमारी हाफ एन आवर की ही क्लास है, यानी कि आधे घंटे की ही क्लास है। और इस क्लास में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, उसकी चर्चा कर ली है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको जानने चाहिए थे, जिससे कि आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में इससे जुड़ी हुई बातों को समझ सकें और सीख सकें। हमारी अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।